आना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने के हवाले से ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि भाई असल में ये ड्रामा कौन सी बला है, ड्रामा है क्या। जी आप सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि मैं यही कहूँगा कि आप अपने अपने आइडियाज़ जो हैं वो यानी पेश करें। ड्रामा है क्या। कभी कभार आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि भाई फला बंदे ने मेरे साथ ड्रामा कर लिया। यानी ड्रामा को आप इतना डिटेल में समझते हैं ना, जो आप यानी एक अंदाजा जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। और आप उसमें क्या पेश करते हैं या किस तरह एग्जाम्पली जो है वो पेश करते हैं। आइडिया बयान करें कि अपना अपना आइडिया पेश करें कि आप लोग हाउ यू आर गोइंग टू understand what it means by your point of view, how much the point you have taken in drama, that how drama can be explained. Suppose here is just like a drama is a composition in prose form that presents a story entirely to, ठीक है। वैसे पहले दिन जैसे मैंने डिस्कस की थी आपके साथ, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई पोइट्री के अलावा बाकी जो मटेरियल है, सारा मटेरियल जो है वो प्रोज के अंदर है। तो ये ड्रामा भी यूं समझ लेते हैं कंपोजिशन है, लेकिन ये प्रोज फॉर्मेट में है। लेकिन मुकम्मली तौर पर जो है वो यानी स्टोरी उसके अंदर मौजूद होगी, कोई ना कोई स्टोरी मौजूद होगी, टोल्ड इन डायलॉग एंड एक्शन। आप समझ लें कि सबसे पहले स्टोरी तो बनेगी, स्टोरी के बाद आप क्या करेंगे, वही स्टोरी अगर डायलॉग और एक्शन के जरिए किसी को बताएं या यूं समझ लें कि या ऐसी परफॉर्मेंस आप देखें, लाजमी नहीं है कि वो ड्रामा आप ही करें, ठीक है। एंड रिटन विद द इंटेंशन ऑफ इट्स इवेंचुअल परफॉर्मेंस बिफोर एन ऑडियंस। और यानी ये भी लाजमी हो कि आप मतलब जो भी ड्रामा यानी बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें यही इरादा हो कि भाई आपने उस ड्रामे को क्या करना है, यानी ऑडियंस के सामने पेश करना है, बिल्कुल परफॉर्म करना है, पेश नहीं बल्कि परफॉर्म करना है। यानी हर डायलॉग को, हर एक्शन को परफॉर्म करना है। और वो भी ड्रामा तब होता है, मिसाल के तौर पर किसी एक्टर की या एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस तब मानी जाती है जो वो मुकम्मली तौर पर उस डायलॉग के अंदर शामिल हो जाए। यूँ समझ लें कि मिसाल के तौर पर कोई गम का सीन है, तो वो गम का यानी उसे गम करना नहीं आता, उसे पता नहीं है गम क्या है। जब खुशी का सीन है, उसे पता नहीं है खुशी को मजाक बना रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये मानी जाती है परफॉर्मेंस। हम मजीद आगे हम डिस्कस करेंगे इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर, तो वो ड्रामा कहलाएगा। जी, हैव यू गॉट इट दिस पॉइंट। यस सर। कोई चीज ऐड करना चाहे तो कर सकता है, मेरी तरफ से इजाजत है। Drama is different than usual speaking. जी Drama बिल्कुल is, बिल्कुल। I think, mostly related to the emotions and feelings of a person, that हाँ बिल्कुल how they express. So that's why it's, बिल्कुल। performed in front of some audience to, Right. sensitize them, to leave a message for them, but Yeah. emotionally, that So they can feel emotionally, it. intentionally, okay, in form of the dialogues and even in the action. So, but the what sort of the important things that we have to be careful for? We are moving forward. Yes. Anyone else? Anyone else? No, sir, same idea. Same idea. Yeah, sir. जी। चलें आगे भाई। अब जी जी सर। मिसाल के तौर पर अब आपके सामने दो चीजें आती हैं, ठीक है ना। मैंने तो जाहिर सी बात है, ये मैंने पहले ही आपको यानी डिस्कस किया था, ड्रामा इज द पार्ट ऑफ लिटरेचर, सही है ना। ये भी एक लिटरेचर है, हैज टू फोल्ड नेचर। ड्रामा की दो नेचर हैं, ठीक है, एक लिटरेचर एंड थिएटर। अगर आपने ड्रामा लिख के छोड़ दिया
ठीक है ना, वो परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब जो सारे ड्रामे जितने पढ़े हैं वो लिटरेचर के फॉर्म में पढ़े हैं, ठीक है। सारे ड्रामे आप यानी ले लें और ड्रामे को किस तरह स्टेज पे जो है वो परफॉर्म, यानी पहले तो जितने भी मटेरियल जो था वो उसके लिए बाकायदा थिएटर होता था, थिएटर में वो परफॉर्म करते थे, ठीक है ना। हर चीज जो है वो परफॉर्म करके दिखा देते, लेकिन ऑन द स्पॉट स्टेज स्टेज ड्रामाज होते थे। जिस तरह आज कल आप टेलीविजन पे घर बैठे मुख्तलिफ ड्रामे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप एक अंदाजा बता सकते हैं कि ड्रामे के अंदर आप कौन कौन सी चीजें जो है ना वो आप नोट करते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं। मिसाल के तौर पर आप टेलीविजन का ही मिसाल ले लें, आप टेलीविजन पर आप सबसे पहले अपना फेवरेट ड्रामा है ना, आप उसके मुतालिक डिस्कस करें जी, बट ईच जी एंड अस्सलाम एवरी वन वालेकुम सर। प्लीज। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में क्लास थोड़ा सा मुझसे मिस हो गई है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी सर ये इसमें मैं करूंगी कंट्रीब्यूट के। सर ड्रामा में सबसे पहले तो हम जो चीज देखते हैं वो स्टोरी होती है, जी बिल्कुल। उसके बाद जो है वो एक्टर्स, और जो एक्टर्स है या हीरोइन या वो है हीरो है। इसमें जिस हम्म। तरह अगर हम शेक्सपियर के ड्रामे देखते हैं तो खैर उनके तो ज्यादा ट्रेजेडी ड्रामास थे, लेकिन जो आज टेलीविजन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी ये आजकल की जो सोसाइटी पे रिफ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग टू जो स्टोरी होती है उसी को हम वो बॉदर कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये है कि अगर आपका कोई फेवरेट ड्रामा है तो आप उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल कुछ आइडियाज पेश करें, यानी आपने उस ड्रामे के अंदर कौन कौन सी चीजें देखी, कौन से इमोशंस फीलिंग्स आपने देखी। सर ऐसे पर्टिकुलर तो ड्रामा कोई भी नहीं बैठ के देखती, अच्छा, लेकिन जी लेकिन ये है कि लेकिन मालूम तो है माशरे में ये सिलसिला होता है, तो कैसे मतलब जा रहा है, इट मीन्स यू नो समथिंग। जी जैसे कि हैप्पी हैप्पी के कोई इमोशंस होते हैं तो वहाँ पे वो चीज शो कर रहे ठीक। होते हैं। अगर सोरो है कोई तो उसी हम्म। तरह से वो फीलिंग्स आ रही होती हैं। अगर वो मतलब कोई भी एक्टर्स या एक्ट्रेस अपने जो उनको मिला हुआ होता है किरदार उसमें नहीं वो अपने आप को ढालते तो उनकी जो अच्छा। एक्टिंग है वो फ्लॉप हो जाती है। बिल्कुल 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 जी। तो एनीवन एल्स फ्रॉम एक्सेप्ट मिस्टर महेश। जी रहमान भट्टी साहब, आप कुछ बोलें, आपकी जिंदगी में कौन कौन से ड्रामे हुए हैं भाई। सर बहुत सारे हुए हैं, अब याद तो नहीं मुझे। जो हुए हैं उनको छोड़ दें, आप जो ने देखे हैं कोई एक फेवरेट ड्रामा हो उसके एक्सप्रेशंस आप बताएं, आपने कौन कौन से एक्सप्रेशंस वहां से यानी अपना यानी फोकस किया। सर बस ये सैड फीलिंग्स वगैरह होती हैं। अच्छा, सैड फीलिंग्स होती हैं जी, ये जी तमाम हाँ। चीजें डिस्कस हो चुकी हैं जी। आप अपनी तरफ से कुछ और अगर एडिशनल पॉइंट बताना चाहें। और तो फिलहाल एट दिस पॉइंट इट्स नॉट प्रेजेंट। अब देखें ड्रामा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ड्रामा यानी बीच में पहुंच गया, ड्रामा एंड तक आ गया, जी तो सर ये हाँ। पूरी सिचुएशन को आप मद्देनजर रखें, क्या होगा उसके अंदर, मतलब आप कौन सी ऐसी फीलिंग जो है वो आप नोट करते हैं, कौन सी पॉइंट्स आप नोट करते हैं ड्रामा के अंदर। सर डायलॉग्स होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, ये एक्टिंग तो होती है डिस्कशन जी। हो गई कि भाई जी हाँ। ड्रामा, जब ड्रामा है तो डायलॉग्स तो होंगे, एक्शन भी होंगे, परफॉर्मेंस होंगी, हर चीज, ठीक है ना। लेकिन मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप उस ड्रामे के अंदर यानी कौन सी ऐसी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आप फीलिंग्स की तौर पर जो है ना बतौर फीलिंग्स आप कैप्चर करते हैं। ओके मिस्टर महेश। Sorry, sir, I couldn't get your question. Can you repeat it again? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, आपका कोई फेवरेट ड्रामा हो जिस फेवरेट ड्रामा के अंदर आपने कौन कौन सी पॉइंट्स जो हैं फीलिंग्स के हवाले से आपने नोट की हो, जो नोट की हो वो आप बताएं, एक्सप्लेन करें। सर मैं ड्रामे तो बहुत कम देखता हूँ, मैं ज़्यादातर माशाल्लाह। मूवीज देखता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा। मूवीज में ज़्यादातर जो मैं नोट करता हूँ वो तो जो स्पेशली डायलॉग्स को मैं बड़ा फोकस करता हूँ कि जो डायलॉग्स वो बोलते हैं ना, उस एक्चुअली डायलॉग में ही सारी वो होता है थीम पूरा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। डायलॉग पे बड़ा फोकस करता हूँ मैं। और जो पॉइंट, सेकंड
जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए 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 सेकंड में आगे। उसकी डिलीवरी ऑफ डायलॉग है, जो वो परफॉर्म करते हैं जिस एक्सप्रेशन से, हम्म, उसको मैं बड़ा नोटिस करता हूँ। और ओवरऑल तो एक जो थीम उन्होंने या कोई जो प्लॉट आइडिया वो उठाते हैं, उसको भी फोकस में लाता हूँ मैं बड़ा। और ऑफ अच्छा, कोर्स यहाँ पर कैरेक्टर्स भी बड़ा रोल जी प्ले करते हैं। बिल्कुल कैरेक्टर्स बिल्कुल किस टाइप के बिल्कुल वो बिल्कुल। एक कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो वैसे हमारे इर्द गिर्द भी वो बहुत सारे लोग होते हैं। तो हम फिर सही। उनको भी ढूंढते हैं कि भी ये ऐसा कैरेक्टर है जो मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है, उसको मैं बड़ा उससे कंपेयर भी करता हूँ कि उसको कनेक्ट कर पाता हूँ कि लाइफ से वो कैसे, तभी हम जाके इमोशनली एक ड्रामे से अटैच होते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर कोई क्रिटिकली वे में क्या आपको किसी ड्रामे से या किसी मूवी से कुछ लेसन मिलता है एंड में? ज़रूर मिलता है सर, बहुत सारी फिल्म्स हैं जिसमें से बड़े-बड़े लेसन्स मिलते हैं। अच्छा, और कुछ लेसन आपको मिले और वो आपने अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है आपने उसमें कोई चीज शामिल की हो? बिल्कुल अप्लाई करते हैं। हम्म। अच्छा, आई लेकिन एक्चुअली ये रिमेम्बर याद रहे, लेकिन ये याद रहे कि every point should be in circle of Islam. So please, sorry, suppose that if we are getting something as per the religion, जिसका जो religion है उसके हवाले से, ठीक है ना, जो फोकस वही करता है जो जिसका जो religion है, इस हिसाब से। आई कुडंट गेट योर पॉइंट। इट मीन्स मिसाल के तौर पर अब आपने जो चीज आपने देखी ड्रामा के अंदर, मिसाल के तौर पर जो रिलीजियस जो आपकी थॉट है, जो आपकी नेचर है, आपकी नेचर के मुताबिक जो चीज होगी ना, सबसे पहले वो आपकी चीज जो है वो यूं समझ लें कि वो मैल्योरेट हुई, वो आपकी इम्प्रूव हुई। तो सिर्फ उसी में सुधार आ जाए तो कोई फायदा नहीं है। मसला यह है कि लेसन अगर लेना चाहें, अगर जो आप मिसाल के तौर पर कोई ह्यूमनिज्म यानी जाग गई किसी की, वो यानी पहले ह्यूमनिज्म जो थी, जो इंसानियत जो थी वो सोई हुई थी किसी की, अब ऐसा कोई ड्रामा देखा जो आपका जज्बा जाग गया और आपने सोच लिया कि भाई आज के बाद मैं भी इंसानियत पे आ जाऊंगा, इसी तरह कोई ऐसा जज्बा हो, कोई ऐसी रिजल्ट हो, हाँ सर, वो ऐसा फिल्म कोई है मूवी। करिश्मा हो, ऐसा कोई करिश्मा हो। मूवी है सर। सेंसिटाइज होते हैं तो फिर जो हाँ, हम हाँ, चीजें अडॉप्ट नहीं करना चाहते ना, वो भी करते हैं फिर। अच्छा क्योंकि अच्छा। ड्रामा एज अ डिपिक्शन दैट allows us to see our image and to judge others in a different perspective. Yeah, that is the main ये point because हाँ, the dramas are being written only to be Excuse me, जी जी sir. जी 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 Excuse जी me, sir. जी To जी say बिल्कुल something. कि जैसे जी अभी आपने पूछा कि आपने कोई ड्रामा देखा या मूवी देखी तो आप किसी से इंस्पायर हुए और आपने वो काम किया। जी बिल्कुल। तो सर मैंने मरीम मुख्तियार का ड्रामा देखा था, जब वो प्लेन उड़ाती है तो फिर मेरे दिल में आया कि जब ये प्लेन उड़ा सकती है, क्योंकि मैं गाड़ी से बड़ा वो हेजिटेट करती थी कि ड्राइव करने से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे बड़ा डर लगता था ये चढ़ाई पे जब गाड़ी चढ़ती थी पहाड़ों पर ना, तो जब मैंने मरीम मुख्तियार का ये ड्रामा देखा था तो मुझ में ये चीज आई कि जब ये प्लेन उड़ा सकती है, ये लड़की होगी, तो मुझे भी एटलीस्ट गाड़ी तो चलानी चाहिए। हाँ, वेरी गुड वेरी तो गुड। सर हाँ जी, तो इनके ड्रामा देखने के बाद सर मैंने फिर गाड़ी ड्राइव करना सीखी और फिर मैंने पहाड़ों पे भी चलाई और अब जबरदस्त। चलाती हूँ, ड्राइव करती हूँ गाड़ी। चलो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इस तरह कुछ चेंजिंग, तो मैं वही तो चाह रहा था कि चेंजिंग कौन सी आती है मुआशरे के अंदर, और वैसे भी मुआशरती लिहाज से मुआशरे को देखकर सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है, बस उसी का ही अक्स लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कि थिएटर का कोई एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश किया है, मिड सेंट्रल, जो उस जमाने में सेंट्रल यानी इसी शक्ल में वो बाकायदा पूरी मुकम्मल अपनी अपीयरेंस भी कैरेक्टर जैसी बनाते थे, ठीक है ना, कि मिसाल के तौर पर किसी, जी कोई क्वेश्चन है? तो वो अपनी अपीयरेंस भी बिल्कुल कैरेक्टर के जैसा कैरेक्टर वैसी अपनी अपीयरेंस बनाना और अपने आप को, यानी आज भी ऐसा होता है, ठीक है ना, आज भी ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर जो कैरेक्टर होता है, मिसाल के तौर पर किसी को यानी एक शरीफ आदमी का रोल दिया हुआ है और वो उसका जो है ना हुलिया बाकायदा शरीफ लगेगा, ऐसा हुलिया उसका बना दें। और कोई मतलब पटाखा किस्म का आदमी है तो वो बाकायदा वैसा दिखेगा।
और कोई अमीर रिचेस्ट पर्सन दिखाया गया है तो वो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो उसी तरह उसकी बना देंगे। ये चीजें, सारी चीजें जो हैं वो पुराने, यानी यही चीजें जो स्टेज ड्रामा से जो पॉइंट्स ली गई हैं वहां से ही तकरीबन नकल की हुई ड्रामे आजकल जो पेश हो रहे हैं। तो इस स्टेज ड्रामा में लेकिन जिस तरह जो भी तकरीबन रोल होता था, अगर कोई जानवर का रोल होता था ना तो वो अपनी शक्लें वो ऐसे जानवर जैसी जो है ना कोई खाल वगैरह बनाकर वो पेश करते थे स्टेज पर, लेकिन ऑडियंस को खुश करते थे। ऑडियंस उनमें से बहुत ही मुतमईन होते थे लोग, जो है बाकायदा रश होती थी देखने के लिए, ऑडियंस बहुत होती थी, इंटरटेन करते थे। अब एलिमेंट्स जो लाजमी हैं ड्रामा के हवाले से, हर एक ड्रामा को डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो ये तमाम चीजें हम फोकस करेंगे। सबसे पहले ड्रामे की सेटिंग, तो सेटिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सेटिंग आइडेंटिफाइज द टाइम एंड प्लेस इन व्हिच द इवेंट्स अकर। यानी सेटिंग के लिए मखसूस जो है वो प्लेस और जो टाइम, यानी जहाँ पे ड्रामा परफॉर्म किया जाए और जिस वक्त पेश किया जाए वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, और ख़ासतौर पर यानी उसमें हिस्टोरिकल पीरियड्स पर वो जब बात मबनी हो, द मूवमेंट डे एंड द सीजन इन विच द इंसिडेंट्स टेक प्लेस, और उसके हवाले से जो जो वाक़े हैं और जो जो वाक़े हो रहे होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द सीनरीज एंड द परफॉर्मेंस विच आर यूजुअली फाउंड इन द प्रिलिमिनरी डिस्क्रिप्शंस, ओके। सो अब मिसाल के तौर पर हम सेटिंग में सबसे पहले ये लाजमी होता है कि मिसाल के तौर पर एक रोल पेश करना है, यानी मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो सेटिंग बनाई हुई है, यानी वो पहाड़ी इलाका यानी दिखाया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर स्टेज पर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो वो मतलब वो मुकम्मल अपनी जो है वो सेटिंग इसी तरह वो बना लेते थे। लेकिन जो ड्रामा जो जिस जगह पे पेश किया गया है वो उसी जगह को खासतौर पर यानी फोकस किया जाता है, सेटिंग उस पर मबनी होती है। सेटिंग आइडेंटिफाइज ओनली द टाइम एंड प्लेस इन विच द इवेंट्स अकर, ठीक है ना। तो जो इवेंट्स आप जहां पेश कर रहे होते हैं और यानी वो वक्त जो आप दिखा रहे हैं, कोई तारीखी वाकया आप पेश कर रहे हैं, कोई तारीखी लम्हा पेश कर रहे हैं, कोई तारीखी दिन जो है वो पेश कर रहे हैं, कोई मौसम दिखा रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी पेश कर रहे हैं, वो हर चीज के बारे में मतलब सबसे पहले यानी उसी की सेटिंग का जो है फोकस किया जाता है। उसके बाद हम यानी सोचेंगे, मिसाल के तौर पर कोई ड्रामा है, उसके बाद जो है मेन चीज सेटिंग के अलावा, सेटिंग के बाद जो है मेन चीज है कैरेक्टर्स। Characters are the people in the play and is considered as the principal material in a drama. अच्छा, कैरेक्टर्स क्या हैं? कैरेक्टर्स जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वही लोग जो उस ड्रामे को चला रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स कहलाएंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अलबत्ता कैरेक्टर्स के अंदर जो है दो चीजें हैं, एक फिजिकल है और दूसरी सोशल। फिजिकली चीज के हवाले से मैंने आपको बताया कि यानी वो अपनी अपीयरेंस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। और सोशल पर सबसे पहले वो है कि जो यानी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के हवाले से अगर यानी उस पर आप कैरेक्टर्स जो यानी पेश हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो किस माहौल को पेश कर रहे हैं, ठीक है, किस इन्वायरमेंट को पेश कर रहे हैं, ये सोशल में आ जाएगा। और उसकी मुकम्मल तौर पर जो है फिजिकल आइडेंटिफाइज peripheral facts such as the ancestral category, size, race, and color. It deals with the external attributes which may be envisaged from the descriptions of the playwright or the used from the characters, say, or what other characters verbalize about his appearance. तो ये चीज जो मैंने आपके सामने पेश की, तो वो सब जो है फिजिकल में अपीयरेंस आ जाएगी। वैसे आपने फिजिक्स पढ़ी है ना, तो फिजिक्स में फिजिकली शेप के बारे में बात की जाती है, लेकिन बाहर से जो दिखाई दे। सोशल में
यानी ऐसी चीजें जो हैं कैरेक्टर्स वर्ल्ड, यानी उस कैरेक्टर की दुनिया है क्या, आर एनवायरमेंट, ठीक है, और यानी उसके अंदर जो है ना वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सा यानी ऑक्यूपेशन या किसी ट्रेड की बात हो रही है, ये किससे मिलती जुलती बात है, ठीक है ना। तो ये चीज सोशल के अंदर आ जाएगी, ये कैरेक्टर एस्पेक्ट्स हैं। कैरेक्टर एस्पेक्ट्स में दो चीजें और भी हैं, मिसाल के तौर पर हम साइकोलॉजिकल वे में देखते हैं और मॉरल वे में देखते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल वे में हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हम उसका मैकेनिज्म ऑफ माइंड देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ माइंड में पर्पस क्या होता है, यानी उसका तौर तरीका, उसका यानी मुकम्मल एटीट्यूड्स हम देखते हैं, और उसके थॉट्स देखते हैं, हम उसके इमोशंस देखते हैं, उसका पूरा मुकम्मल बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आ जाएंगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल वे में हम क्या देखते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्क्लोजेस द इनर मैकेनिज्म ऑफ द माइंड ऑफ द कैरेक्टर एज एग्जाम्पलीफाइड बाय हैबिचुअल रेस्पॉन्सेस। अगर आप जो भी यानी पेश कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पे आप यानी दुख का रोल कर रहे हैं, तो दुख आपका चेहरा बता रहा है कोई दुख नहीं है, रोल आपका दुख का है, तो आपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर पूरे नहीं उतरे, तो इस वजह से ये परफॉर्मेंस पे बहुत ही बड़ा असर रखता है, ठीक है ना। तो ये जो बैंड ऑफ माइंड है या माइंड लेवल जो कैपेबल की जाती है उसी के अंदर, लेकिन रोल में ये पेश करना है तो आपने उसके हिसाब से जो है ना मुकम्मल ऐसा होना है, यूं समझ लें कि आप उस बात के हैबिचुअल हैं और आप उसी यानी कैरेक्टर में बिल्कुल गुम होके आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज जो है आप यानी लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते, जो चीज आप यानी पेश करते हैं उसी कैरेक्टर के मुताबिक जो यानी जो लेवल ऑफ कैरेक्टर है ना, उसी यानी चीज को आप छोड़ते नहीं, उसी रिदम को आप छोड़ते नहीं, तो ये साइकोलॉजिकल वे में यानी बात जो है वो यानी समझी जाती है। तो जस्ट लाइक habitual responses, attitudes, logins, purposes, likes and dislikes, it's considered as the most indispensable level of the character categorizations because routines and emotions, thoughts, attitude, and behavior enable the readers to know the characters intrinsically. उसके अलावा मॉरल चीजें, मॉरल यानी एक साइकोलॉजिकल वे, दूसरा मॉरल में क्या चीज होती है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर moral discloses the decisions of the characters either socially acceptable or not. तो अब मोरल में कुछ, अब आप कैरेक्टर एस्पेक्ट में आप ये भी चीज देखते हैं कि अभी मिसाल के तौर पर माहौल के मुताबिक जो ये कैरेक्टर पेश किया जा रहा है, तो क्या यानी ये माहौल के मुताबिक जो है ये मुआशरे में ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, exposing their intentions, thus projecting what's upright not, और जो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप दिखा रहे हैं उसको किस तरह यानी आप कौन सी चीज जो है वो लोगों की तरफ आप यानी लोगों का जो ध्यान है वो यानी मुतवज्जो कर रहे हैं, तो ये चीज जो है वो यानी मोरल के अंदर आ जाएगी। आप माशरे के अंदर कौन सी ऐसी बेंच ऑफ माइंड है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो वे आप उनको देना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज इन द मोरल। अब इसी तरह आप मिसाल के तौर पर कोई भी पोएम है, पोएम आप पढ़ लें, सबसे पहले आप उनका जो है ना वो यानी व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस पोएम, यानी इस पोएम के अंदर मोरल क्या है। इस पोएम के अंदर एक तो थीम है, थीम के अलावा मोरल भी देखा जाता है कि ये मेन चीज है कि मोरल, इस पोएम का मोरल क्या है, इस स्टोरी का मोरल क्या है, ठीक है। ये चीज जो है लाजमी है, एक पॉइंट है वो देखी जाती है, या क्वेश्चन भी आ सकता है। अब मिसाल के तौर पर प्लॉट यानी ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि प्लॉट जो है lays out the series of events that form the entirety of the play. Plot lays out the series of events that form the entirety of the play. It serves as a structural framework which brings our events to a cohesive form and sense. अब मिसाल के तौर पर मैं एक आपको छोटा सा जो है ना एक एग्जाम्पल में पेश करूं
कि मिसाल के तौर पर कोई मैसन हो, कोई राजा, यानी जिसको आप किसी यानी जमीन का हिस्सा आप उसे दे दें और आप उससे कह दें कि आप हमें जो है ना 3 कमरे की बिल्डिंग तैयार करके दिखाएं, तो वो क्या करेगा, बगैर सोचे समझे जो है ना उस पे अपनी जो है ना वो यूं समझ लें कि काम करना शुरू करेगा। नहीं, वो सबसे पहले क्या कहेगा, वो कहेगा यानी उसके उसके दिमाग में जो क्वेश्चन होगा ना वो ये होगा कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी आपके पास उसका जो फ्रेमवर्क है वो मुझे आप बताएं कि मुझे करना क्या है। मुझे जो है ना वो सबसे पहले आप स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दें, यानी कि दूसरे अल्फाज में आप सिंपली अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि आप मुझे एक नक्शा दें, यानी आपने कौन कौन सी चीजें जो है और कहाँ पे रखवाना चाहते हैं, मुझे नक्शा देंगे तो मैं जगह में हाथ रखूंगा, ऐसा ना हो कि फिर बाद में मसले हो जाए मेरे लिए। तो ड्रामा बनाने के लिए सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है ना, यानी उसके बारे में सोचा जाता है। लेकिन आप मुकम्मल ड्रामे के जो भी इवेंट्स हैं, लेकिन उस इवेंट्स के अंदर भी मुकम्मल तरतीब हो, ठीक है, पूरी मुकम्मल उसकी स्ट्रक्चर बयान की जाए। तो ये हाँ, अलबत्ता ये कोहेसिव फॉर्म कहलाता है। आपने अगर ऐसे पढ़ा होगा तो ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं, आइडियाज जो हैं एक उनके अंदर सीरीज बनाते हैं, आइडियाज की सीरीज बनाते हैं, और दूसरी हम जो कोहेसिव फॉर्म यानी सीरीज बनाते हैं, और वो भी पैराग्राफ्स। अब मिसाल के तौर पर 6 या 7 पैराग्राफ हम एक ऐसे के अंदर बनाते हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के समेत हम बनाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम पैराग्राफ्स के अंदर भी तरतीब देते हैं, और तमाम के तमाम पैराग्राफ्स का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन टॉपिक। जो आपका मेन टॉपिक है ना उस पर फोकस होगा। जो आप ड्रामा बना रहे हैं, आपके इवेंट्स सब चीज उसी ड्रामा के टाइटल के मुताबिक होंगे, ठीक है। तो ये तरतीब जो है आप पेश कर रहे हैं, इसी को प्लॉट कहता है। अब प्लॉट जो है वो उसकी टाइप्स 2 होती हैं खासतौर पर, नेचुरल प्लॉट होता है, एपिसोडिक प्लॉट। जी जी जी। आई वांट टू आस्क दैट प्लॉट, ये जैसे कि हमारे ड्रामे में एक राइजिंग एक्शन होता है, फिर क्लाइमेक्स होता है। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ। प्लॉट एक्चुअली, हाँ, ये राइजिंग एक्शन एक्सप्लेन जो भी है वो हर चीज जो है वो प्लॉट के अंदर ही होती है। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं राइटर कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। हाँ, एक्सपोजिशन क्या होगा, उसका राइजिंग एक्शन क्या होगा, यानी कहाँ पे इवेंट्स जो हैं, कहाँ पे जो है हमें फॉलिंग जो है हम करेंगे, उसका एंडिंग कैसे करना है, किस तरह, यानी मुकम्मल स्टोरी को उसके इवेंट्स के बारे में पूरा फ्रेमवर्क बनाना, तो ये प्लॉट कहलाता है। क्लियर? ओके सर। तो अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल प्लॉट एंड एपिसोडिक प्लॉट। नेचुरल प्लॉट is a chronological sequence of events arrangement where the actions continuously take place as an end result of the previous action। यानी नेचुरल प्लॉट वो होता है कि मिसाल के तौर पर आप अगर एक एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, परफॉर्म करने के बाद जो यानी उसका एंड ऐसे होगा कि उसके पीछे जो दूसरा होगा, यानी स्टोरी भी साथ साथ चलती रहे। ऐसा ना हो कि स्टोरी की जो यानी जो रिदम है वो टूट जाए और वहां से कुछ और एक और चीज जो है वो निकल आए, वहां से हमें पता चले कि भाई ये कोई नई स्टोरी शुरू हो गई, जो बात हो रही थी अब ये जो है यानी इसके अंदर जो है कोई क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं होगी तो ऑडियंस समझ नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ये चीज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और ये पीछे कोहेसिव फॉर्म जो मैंने बताया, ये पूरा जो है यानी उसी प्लॉट का नेचर में आ जाता है, ठीक है। यानी आप मुकम्मल उसी की जो है रिजल्ट पेश करते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल प्लॉट में आता है। एपिसोडिक प्लॉट में क्या होता है, ईच एपिसोड इंडिपेंडेंटली कंप्राइजेज अ सेटिंग, क्लाइमेक्स, रिजोल्यूशन, ये चीजें होती हैं वहाँ, यानी सेटिंग और क्लाइमेक्स, रिजोल्यूशन, देयरफॉर अ फुल स्टोरी इन इटसेल्फ इज फॉर्म। यानी कहाँ पे, यानी सबसे पहले सेटिंग, उसका क्लाइमेक्स क्या होगा, उसका रेजोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। ये तमाम चीजें जो हैं वो एपिसोडिक प्लॉट में यानी देखा जाता है। फिर
इन्हीं के बदौलत जो है वो एपिसोडिक प्लॉट जो है वो बनता है। तो दीज आर द टू टाइप्स, नेचुरल प्लॉट एंड एपिसोडिक प्लॉट। अब फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, मिसाल के तौर पर ड्रामे की बिगनिंग कहाँ से करनी है। आपके पास मुख्तलिफ जो है ना वो सीन पड़े हैं, भाई कौन सा सीन सबसे पहले रखना है आपने, और यानी स्टोरी की जो है ना तरतीब कैसे बनाएं। ये सबसे पहले वो आथर और ख़ासतौर पर राइटर जो है, राइटर उसी हिसाब से वो जो मतलब सारा काम कर लेता है। वैसे परफॉर्मेंस के हवाले से जिस तरह आज के ड्रामे बनते हैं तो वो सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का काम होता है। बाकी तो जिस तरह जितना अच्छा डायरेक्टर होगा उतना अच्छा ड्रामा जो है वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो बहरहाल यानी फ्रेमवर्क ऑफ प्लान। अब उसमें क्या है, बिगनिंग में कौन सी चीजें दिखानी है, मिडिल में कौन सी चीजें दिखानी है, और उसकी एंडिंग किस तरह करनी है, और एंडिंग में सबका रिएक्शन ऐसा हो कि भाई लोग भी मुतासर हों। ये मुकम्मल ये आपका फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क आपका ये है, यानी आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फ्रेमवर्क को दूसरे भाग में आप प्लानिंग भी कह सकते हैं। भाई आपका प्लानिंग जो होगी मुकम्मल ये पहले कर देंगे। ऐसा ना हो कि भाई स्टोरी भी वहीं पर बना रहे हैं, करेक्ट, आपका जो है फ्रेमवर्क भी वहीं पर बन रहा है और आपका ड्रामा भी वहीं पर बन रहा है, तो ये ड्रामा पता नहीं क्या बनेगा, कुछ पता नहीं पड़ेगा, और स्टोरी कहाँ से शुरू होगी और कैसे जाएगी आगे, इसका कुछ जो है हम कह नहीं सकते। तो बहरहाल बिगनिंग में क्या पोजीशन है, जहां बिगनिंग है उसके अंदर क्या होगी, आइडेंटिफाइज इंफॉर्मेशन about the place such as a geographical location, social, cultural, political background and period when the event took place। ठीक है, तो जो इवेंट जहां पर आप यानी पेश कर रहे हैं, सबसे पहले मुकम्मली उसी इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी उसी आपको हाँ यानी अगर आप उसमें डायलॉग को जो आप बना रहे हैं, यानी जो कोई आपने सोशल एस्पेक्ट लिया है या जिस किस्म का जो है यानी आपने जिस किस्म की आप स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो यानी लिखने वाले को पूरी इंफॉर्मेशन होगी उस हवाले से, तब वो मुकम्मल ऐसी चीज बना सकता है और लोगों को दिखा सकता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर पॉलिटिक्स दिखानी है तो उसे पता होनी चाहिए पॉलिटिक्स होती क्या है। कोई कल्चर है कि कल्चर के हवाले से मिसाल के तौर पर हम अगर पाकिस्तान के अंदर देखें कि भाई सिंध, पंजाब, सरहद, बलोचिस्तान, ये केपी के, ठीक है ना, कश्मीर है, जो भी है, मतलब हर एरिया में अगर आप देखें, हर जगह आपको कल्चर जो है वो अलग यानी दिखेगा। आप ड्रामा दिखा रहे हैं यानी इनका, यानी कोई कश्मीरी ड्रामा आप दिखा रहे हैं कि कश्मीरी रोल है, तो कश्मीरी रोल वहां से यानी रोल में, कैरेक्टर में से, उनकी अपीयरेंस में से, यानी उनकी लोकेशन में से कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इसी तरह आपको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि भाई आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कश्मीर का पूरा कल्चर क्या है, उनकी ड्रेसिंग क्या है, उनकी अपीयरेंस क्या है, यानी उनका पूरा सिस्टम क्या है जो आप जिस तरह पेश कर रहे हैं। तो यानी सारी चीजें जो है ना ये सबसे पहले सोची जाती हैं और अपने इवेंट्स को आगे तक हम लेकर जाते हैं। यहाँ से बिगिनिंग होती है और बिगिनिंग जहाँ से स्टार्ट हो, ड्रामा चलना शुरू हो गया, अब उसको हम कहेंगे एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन इज द पॉइंट वेयर द प्लेराइट कमेंसेस हिज स्टोरी, यानी कहाँ से स्टोरी जो है वो उसका आगाज करता है। इट रिवील्स द आइडेंटिफाई स्टोरीज इनिशियल क्राइसिस। अब इनिशियल क्राइसिस जो शुरुआती जो भी बातें होती हैं, जो उसके अंदर जो है मसले मसाइल जो भी पोएट्री के अंदर शामिल करने होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो यानी शुरू होते जाएंगे। मसले मसाइल जितने भी होंगे वो सारे होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एक्सपोजिशन, जहां से आप आगाज लेते हैं, इसी आगाज को हम एक्सपोजिशन कहेंगे। मिडिल, उसके बाद है मिडिल। मिडिल इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज। मिडिल में जो सीरीज आएगी ना वो दो किस्म की आएंगी, और वो यानी दो किस्म की जो डिफिकल्टीज हमें जो है वो यानी दिखानी होती है, पेश करनी होती है, खासतौर पर यानी राइटर को उसी के हवाले से यानी देखना पड़ता है। एक कॉम्प्लिकेशन के हवाले से और दूसरी यानी क्राइसिस के हवाले से। कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ब्रिंग चेंजेस एंड अल्टरेशन
alterations in the movement of the actions which take place when the discovery of novel information, unexpected alteration of plan choosing between two courses of actions refers new idea or revealed. अब मिसाल के तौर पर वहाँ परफॉर्म करते करते कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ नई अगर शामिल करनी है तो वो उसमें मुकम्मल उसी के अंदर यानी तरतीब के साथ जो है ना उसी प्लान के साथ जो है वो चूज़ करनी हो और वहाँ पर उसको शामिल करनी हो, ज़ाहिर करनी हो, तो ये मुकम्मल जो है ये एकदम उसको चेंज करना, एकदम सिचुएशन को चेंज करना और उसके बदले में कोई नई चीज़ पेश करना, उसका अल्टरनेटिव जो फॉर्मेट जो है ये मुकम्मल तरतीब देना, ये कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं। और क्राइसिस में हम क्या करते हैं, जो भी वाक़यात हों यानी उनकी मुकम्मल जो है तरतीब दें, यानी बिल्कुल पीक ऑफ एंटिसिपेशन। क्राइसिस just like it reveals the peak of anticipations in the series of incidents. ठीक है ना? तो मुकम्मल जो भी है ना किसी पॉइंट को किस तरह लेकर जाना है और उसको यूं समझ लें कि उतार चढ़ाव जो भी है वो मुकम्मली तौर पर जो है ना वो पेश करना हो, जाहिर करना हो, दिखाना हो, उसकी हद देखते हैं कि भाई इसको किस हद तक लेकर जाएं, इस वाक़े को किस हद तक लेकर जाएं और वो भी सीरीज में लेकर जाएं। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस और क्राइसिस दोनों चीजें मिडिल में आ जाती हैं। मिडिल में एक चीज और है ऑब्लिगेटरी सीन या डिस्कवरी। ऑब्लिगेटरी सीन में आइडेंटिफाइज द ओपन कोलिजन्स बिटवीन टू ऑपोजिंग कैरेक्टर्स ऑफ आर्ट फोर्सेस। ठीक है, ऑब्लिगेटरी सीन में मिसाल के तौर पर यानी दो चीज़ों का आपस में यानी टक्कर होना, फोर्स होना, मतलब जो टकरा जाए या मिल जाए, यानी वो यूँ समझ लें कि ये स्टोरी की अंदर दो पॉइंट्स हैं, वहाँ पर किसी किस्म का कोई टक्कर या कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो ये कोई यूँ समझ लें कि अपोजिट बात हो जाए, भाई एक कुछ लोग वहाँ पर कैरेक्टर्स जो हैं वो यानी दो किस्म के कैरेक्टर्स वहाँ पर हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, उनके जो है वो अपोजिशंस उसके अंदर आए और वो किस तरह अपना जो है रोल पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये ऑब्लिगेटरी सीन है। डिस्कवरी में क्या होता है, डिस्कवरी डिस्क्लोजेस पॉइंट्स व्हिच आर प्रीवियसली अननोन, characterized as something mysterious, strange, unfamiliar, and thus revealed through the objects, persons, facts, values are self-discovered. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पीछे से जो है आप किसी के सामने वो जो आप पेश करते हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन वो मास्टर्स हो यानी वो राज की बात हो, किसी ऑब्जेक्ट के जरिए जो है आप उसको आहिस्ता आहिस्ता जाहिर करते जा रहे हैं, यानी उसको आप वैल्यू देते जा रहे हैं, उस हकीकत को आप खोलने जा रहे हैं। ठीक है ना, और उस हकीकत को फिर आप कैसे मेंटेन करने जा रहे हैं, तो ये पूरी हकीकत, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कवरी के अंदर आ जाती हैं और ये भी तमाम चीज़ें जो है वो मिडिल में आती हैं। फिर जब उसकी एंडिंग होती है, एंडिंग इज द फाइनल मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द स्टोरी व्हिच ब्रिंग्स द कंडीशंस बैक टू द स्टेबिलिटी, यानी हर चीज जो है सबको लाके एक जगह पर खड़ा कर रहे और अब हम यानी रिजल्ट की तरफ जाएंगे। दिस पार्ट ब्रिंग्स एक्सपेक्टेशंस टू द ऑडियंस। अब तमाम ड्रामे देखते ही देखते सब यानी परेशान हो गए, कोई टेंशन में आ गया, आगे पता नहीं क्या होगा, आगे पता नहीं क्या होगा, आगे ये इन क्राइसिस का मसला पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, ये सिचुएशन पता नहीं कैसे हल होगी, यानी लोग भी खुद सोचने में मजबूर हो जाएं, आगे यानी परेशान हो जाएं कि भाई आगे हमें क्या करना है। तो मुकम्मल जो है ये पूरी सेटिस्फिकेशन जो है ऑडियंस को वो एंडिंग में मिलती है, which extends to the final curtain as peace is completely restored। और वो यूँ समझ लें, जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये तमाम चीज़ें स्टेज पे परफॉर्म करनी होती थी, यानी पिछले ज़माने में कोई इस तरह जिस तरह आज हम ड्रामे बड़े स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पर, घर पे टेलीविज़न पे हम देख रहे होते हैं, ये सिस्टम नहीं होता था। बाकायदा उसी वक्त जो है हर ड्रामा जो है वो यानी स्टेज पर पेश किया जाता था। ठीक है, तो मुकम्मल जो सेटिस्फिकेशन है यानी रिजल्ट जो है वो आप एंडिंग में यानी वो बिल्कुल जो है वो दिखाकर प्रूव करवानी होती थी, यानी लोगों को, ऑडियंस को मुतमईन करना होता था।
अच्छा, थीम जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये तो हम शुरू से पहले दिन से बात कर रहे हैं। थीम भी होती है, थीम है क्या? थीम इज कंसिडर्ड एज द यूनिफाइंग एलिमेंट दैट डिफाइंस ड्रामेटाइज्ड आइडिया ऑफ द प्ले। सबसे पहले अगर आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं ना, या कोई ड्रामा जो है आप रीड कर रहे हैं, कोई रीडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो है ना कि एक जहन में बातें आती जाएंगी कि भाई ये बात किस लिहाज से कही जा रही है, यानी कौन सी पॉइंट है, कौन सा ऐसा आइडिया है जिस पे ये फोकस किया जा रहा है। इट्स द ओवरऑल सेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑल ऑफ द एक्शन, यानी ये ओवरऑल सेंस दी जाती है ना, मुकम्मल ओवरऑल आप सेंस देते हैं, यानी उस ड्रामे के डायलॉग्स में, कैरेक्टर्स में, स्टोरी में मुकम्मली तौर पर इन होने के बाद आपके पास ये मुकम्मल जो है एक रिव्यू आ जाता है आपके जहन में, और आप दे देते हैं, किसी अल्फाज में पेश करें कि भाई ये ड्रामा जो था ये एक हकीकत के तौर पर था, ये नेचर के तौर पर था, ये लव पर मबनी था, ये झूठ पर मबनी था, ये सियासत पर मबनी था। ये तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं ना, ये जो आइडियाज आपके जहन पर निकल रहे हैं, दीज आर सेड टू बी द थीम्स। ओके, so it defines a problem, emphasizes the ethical judgment and suggests attitude. अब एथिकली जजमेंट यानी ये आप लोग खुद कर रहे होते हैं, ठीक है? आप यानी मुकम्मल उन आइडियाज को क्या करते हैं, जज करते हैं, जज करने के बाद एक सेंस देते हैं, ठीक है? एटीट्यूड एंड कोर्स ऑफ एक्शंस दैट एलिमिनेट्स द क्राइसिस एंड एक्सेप्टेबल वे, ठीक है? तो किस तरीके से, यानी एक्सपोजिशन क्या हुई, उसका राइजिंग एक्शन क्या हुआ, फिर उसका एंड किस तरह हुआ, यानी शुरू से लेकर आखिर तक, यानी उसके अंदर कौन कौन सी पॉइंट्स जो हैं, किस किस क्राइसिस के बारे में डिस्कस की गई, किस किस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस की गई, मतलब वो दिखाए गए, वो एक्शन में परफॉर्म किए गए, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा एथिकली जो है ना उसी किरदार को आप खुद सोचेंगे, रिजल्ट देंगे, तो ये थीम बनती जाएंगी। स्टाइल में क्या होता है, यानी स्टाइल में हम क्या करते हैं, हम उनको सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है ना, एक व्यू पॉइंट देते हैं, व्यू पॉइंट उनकी लाइफ में आ जाए, तो ये स्टाइल है। स्टाइल refers to the mode of expressions or presentation of the play which points out the playwright's position or viewpoint in life, ठीक है ना? अब मेजर ड्रामेटिक एटीट्यूड में क्या चीज होती है खासतौर पर, रियलिज्म और नॉन रियलिज्म। रियलिज्म इज द एक्यूरेट and non-realism, what that is, it means where the artists use imagination or projecting the idea। हम non-realism क्या करते हैं, कोई भी मतलब आइडिया की शक्ल में पेश करते हैं, लेकिन वहां पर रियलिज्म में एक्चुअल लाइफ जो है वो पेश की जाती है। रियलिज्म में और नॉन रियलिज्म ये मेजर ड्रामेटिक एटीट्यूड होते हैं, ठीक है? अब कुछ जनरल्स जो है ना हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, ये मैं आपसे ही पूछूंगा क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। भाई ट्रेजेडी क्या होता है? सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉइंट। जी, व्हाट इज ट्रेजेडी? वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। जी, ट्रेजेडी क्या होता है? मैं आई सर, जी जी जी, बिल्कुल। जी जी सर, ट्रेजेडी जिस ड्रामा में एंड जो है वो हैप्पी एंडिंग ना हो, जिस ड्रामा में जो ठीक है। हीरो है जो मेजर इसका है वो रोल जो है, या तो उसकी डेथ हो जाए या उसके साथ कोई बहुत बुरा हो जाए, तो वो मतलब इट मीन्स के हैप्पी एंडिंग वाला जो होगा वो ट्रेजेडी होगा। अच्छा, मतलब कोई डिजास्टर की बात है, ठीक है ना, रिजल्ट इन डिजास्टर। जी जी, वेल डन। जी, जैसे who will सर define? शेक्सपियर का ड्रामा है हैमलेट। जी जी, हैमलेट, हाँ, मौत ही मौत है। जी हाँ, वो हैमलेट ये इम्पोर्टेंट है, इसी हवाले से हैमलेट में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा जब आउटलाइन की बात होगी तो। जी, कॉमेडी को कौन बयान करेगा? कॉमेडी, हु विल डिफाइन कॉमेडी? कॉमेडी सर जो हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन कॉमेडी में और खास तौर पर कौन सी चीज जो है फोकस की जाती है?
सर इसके मतलब कि बिगनिंग में या मिडल में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो अनहैंडल हो, जो मतलब परेशानी वाली हो, लेकिन इसका एंड जो है वो हैप्पी होगा। हाँ एंड बिल्कुल जो हैप्पीनेस के थ्रू होगा, लेकिन कॉमेडी में एक मेन चीज क्या होती है? एनीवन एल्स? कॉमेडी में सर ज्यादातर होते हैं कुछ मना जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देते हैं मोस्टली। एक मना वो जो मना डिसाइड नहीं कर पाते और वो हड़बड़ी में जो जल्दी जल्दी में जो एक्शंस करते हैं वो फनी होते हैं। फनी, उनके हाँ, जो फन डायलॉग्स की तरफ जो है किसी एक्टिविटीज को। जो होती हैं वो फनी होती हैं। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर डायलॉग्स भी वैसे होते हैं और ज्यादातर उसकी जो मना बाद में क्या होते हैं सारी चीजें डिफिकल्टीज के बाद सेटल हो जाती हैं। हाँ, it means it हैप्पी एंडिंग हो reflects जाती the है। point of जैसे the काफी ऐसी amusement for the audience. कॉमेडीज स्ट्रक्चर्स हैं, बेन जॉनसन की Yeah. हैं, शेक्सपियर की हैं, तो Mhm. उसमें ये होता है। या Yeah, it means though it reflects the amusement for the audience. Okay. G. Tragic comedy. Tragic comedy, even we have discussed. Does not tell you strictly or the structure of the tragedy. This is usually serious play that also has some qualities of the comedy. It is also the form of the quality. It gives also the laughter for the audience. Farts, we have discussed also farts in our previous lecture. It means that is the laughter for the sake of the laughter. It means exaggerate. There's the amusement is being given, so that is based on the farce. Okay, melodrama. Even we have discussed melodrama that events follows the each rapidly. It seems to be governed always by chance. The characters are victims, the hands of the merits respect. So also these things that we have discussed in our previous lectures too. So these were also the main points to be noted in the drama. So that's why I have discussed each and everything. So have you been cleared by all sort of the points whatever we have discussed today? So I think that there was no any difficult thing by which that मेलोड्रामा मेलोड्रामा तो एक्सप्लेन कर दें। Melodrama, we also discussed in our previous lectures that follow each other rapidly, but seem to be governed always by chance. ठीक है ना? और अचानक ऐसी कोई चीज जो है ना वो शामिल हो जाए ड्रामे के अंदर। मिसाल के तौर पर ड्रामा तो चल रहा है, ड्रामा चलते चलते एक बंदा जो है ना वो मस्करी मजाक के हवाले से, चले ठीक है, वो क्या करता है, ड्रम बजाता हुआ यानी कोई गीत गाते हुए यानी उसके अंदर जो है वो शामिल हो गया। ठीक है ना? यानी बाय चांस जो उसके अंदर ऐड की जाती हैं, यानी उनको मजीद इंटरटेन करने के लिए वो बताई जाए। ठीक है ना? तो ये चीज जो है मेलोड्रामा में आ जाती है, खासतौर पर स्टेज म्यूजिकल प्लेस भी लाइक। हाँ हाँ जी जी, मैंने आपको कहा ना कि अचानक उसमें यानी ऐसी तब्दीली लाई जाए जो यानी सब पूरी ऑडियंस जो है उनका पूरा मुकम्मल जो है ना उस पर फोकस हो जाए। ठीक है? जी जी। तो ये मेलोड्रामा में आ जाता है। Anything else? So we are going to end the meeting today. We are going to end session of the class today. Inshallah, we will be with a new point, new lecture tomorrow. So keep remaining in the prayers too. Okay. So should we end the meeting today? यस सर। Okay. दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।